मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर सफर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। नमस्कार, सलाम। न्यूज़ क्लिक के इस खास कार्यक्रम इंडिया की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और मेरे साथ हैं मेरे दो साथी अदिति और मुकुंद। आज इंडिया की बात में चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम अपना दुख व्यक्त करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते हैं अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है। इस शोक की घड़ी में हम उन सब पीड़ित परिजनों के साथ हैं। लेकिन बतौर भारतीय नागरिक, बतौर पत्रकार सवाल भी पूछने जरूरी है। इसलिए इंडिया की बात में हमारा पहला मुद्दा है कि हादसे दर हादसे, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद उठे कई गंभीर सवाल। मुद्दा नंबर 2, दिल्ली में बुलडोजर न्याय या अन्याय? घर ही नहीं, जिंदगियां उजड़ रही हैं। मुद्दा नंबर 3, सोनम के बहाने महिलाओं का चरित्र हनन क्यों? गोदी मीडिया के टीआरपी का गंदा खेल। तो शुरू करते हैं इन तीनों मुद्दों पर चर्चा, बारी बारी बात करते हैं। पहला मुद्दा है अहमदाबाद विमान हादसा। जी हां, पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश शोक में है। कल यानी 12 जून दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता है लंदन के लिए और 2 मिनट बाद ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विमान में 242 यात्री सवार थे, जैसा कि आप सबको जानकारी होगी, लगातार जानकारी आ रही है। उनमें से 241 यात्री, जिनमें क्रू मेंबर भी हैं, 12 क्रू मेंबर और 230 यात्री, 229 यात्री वो मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा है जो ब्रिटिश नागरिक है। इसके अलावा ये विमान जिस हॉस्टल पर गिरा, जो छात्रों का हॉस्टल था, रेजिडेंट डॉक्टर जहाँ रहते थे, वो मेस में खाना खा रहे थे, उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ है और उसमें भी मौतों की खबरें आ रही हैं। हालांकि पूरा आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन 24 के करीब अन्य लोग भी मारे गए हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो 241 और 24 यानी 265 के करीब मौतें इस हादसे में, एक हादसे में हुई हैं। ये भारत का एक सबसे बड़ा हादसा, विमान हादसा माना जा रहा है। आपको मालूम है कि एयर इंडिया टाटा के पास है। टाटा ने तुरंत मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन सवाल मुआवजे से बड़ा है। सवाल उठ रहे हैं, किस तरह की चूक हुई? क्या ये मानवीय भूल थी? क्या ये तकनीकी भूल थी? क्या मेंटेनेंस में कोई गड़बड़ थी? क्या इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, विमान हादसा तो है ही, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं, एक सीरीज़ देख रहे हैं भारत में। कभी रेल हादसे हो रहे हैं, कभी विमान हादसे हो रहे हैं, कभी कुंभ का हादसा आपने देखा, अभी मुंबई रेलवे का भी आपने हादसा देखा, आरसीबी के जश्न के दौरान भी हादसा देखा। लेकिन लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो रही है। ये हादसे कैसे रुकेंगे, क्या रुकेंगे? इसमें पहली टिप्पणी मैं चाहूँगा अदिति से। मुकुल जी, बहुत ही दिल दहलाने वाला ये हादसा है जो हुआ है अहमदाबाद में। और जैसा कि आपने बोला कि हादसों की एक कड़ी सी लगी हुई है यहाँ पे, खासकर रेल में, जैसे 100 के हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 8-10 सालों में। जवाबदेही बहुत ज़रूरी है, और जिसे कहते हैं कि बहुत ही नियमित समय में जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी, यात्रियों की ज़िंदगी इससे जुड़ी हुई है। सरकारी महकमे और राजनीतिक जो लीडरशिप है, उनको भी जवाब देना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मुकुंद, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी पहली टिप्पणी। बिल्कुल जी, ये जो हादसा है, पहले तो उस पर दुखी व्यक्त किया जा सकता है, और दूसरा, चूँकि हम एक्सपर्ट नहीं, तो तकनीकी कारण क्या रहे तो अब तक आए भी नहीं, इस पर भी टिप्पणी नहीं की है। लेकिन जो ये पूरा हादसा है और इसके पीछे भी जो हुए, जितने भी हादसे हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल होता है कभी भी जिम्मेदारी तय नहीं हो रही। पिछले कुछ सालों में जिम्मेदारी मुक्त लीडरशिप बनती जा रही है, जिसका नुकसान हो रहा है। और एक बड़ा सवाल है, जो जब से निजीकरण हुआ एयर इंडिया का, वो सवाल गुम होता जा रहा है। जो सरकार के पास उड्डयन मंत्रालय है, लेकिन सरकार के पास अपना कोई नागरिक विमान उड़ाने की कोई ऐसी, एयर इंडिया पहले थी, उसको भी टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है या उसको बेच दिया गया, तो अब सरकार के पास है नहीं। निजीकरण के बाद से ही लगातार उसकी सुविधाओं में शिकायतें आ रही थी, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री तक को भी टूटी कुर्सियाँ, कई तरह की वो शिकायतें आती रहीं। तो अब इसमें क्या निकल के आता है, वो जब आएगा तो पता चलेगा। अभी तो यही है, जो कई सवाल हैं उनके जवाब लोग ढूंढ रहे हैं और हम भी वही देख रहे हैं। मेरा इसमें मानना है कि हम कई साल से लगातार देख रहे हैं कि हम हाथ से गिन रहे हैं, हम मौतें गिन रहे हैं।
लेकिन जवाबदेही नहीं तय हो रही है, जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। अगर हम इस पर चर्चा शुरू करें अदिति, तो इतना बड़ा हादसा हुआ, वाकई पूरा देश दुख है। और पहले हम भी सोच रहे थे इस पर क्या सवाल उठेंगे, क्या बात की जाए, क्योंकि अभी जांच बहुत प्रारंभिक दौर में है। ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है और जांच शुरू हुई है। लंदन की एजेंसी भी, क्योंकि लंदन के यात्री ब्रिटिश नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक भी इस विमान में सवार थे। पुर्तगाली 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडा का नागरिक था और हमारे नागरिक थे। नागरिकों में मासूम बच्चे, पूरे परिवार खत्म हो गए, मासूम बच्चे भी थे जिसमें शामिल। एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। और फिर छात्रों में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो जहाँ जिस हॉस्टल पे गिरा वहाँ कई बच्चे घायल हैं, कुछ के मारे जाने की खबर है। ये जो पूरा एक हादसा हुआ, और जब ये हमने देखा, कल इसकी फुटेज भी आ गई तुरंत, 2 मिनट में किस तरह से, मतलब 2 मिनट में ज़िंदगियाँ लाशों में बदल गईं। तो फिर लेकिन उसी विमान से जो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे यात्री, उन्होंने कुछ सवाल उठाए, उन्होंने वीडियो डाले, कहा जैसे एसी नहीं चल रहा था। एयर इंडिया में लगातार ये शिकायत आ रही है, एसी नहीं चल रहा है, वहाँ कुछ और चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तकनीकी, और पहले भी ये इस तरह की चीज़ें आई हैं। बोइंग हमेशा सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन ये पहला, इसके जो ड्रीम लाइनर था, ये इसके साथ ये पहला हादसा हुआ इतना बड़ा। इसके साथ अभी तक हादसा नहीं हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, आप मुआवजे की घोषणा करते हैं, जांच की घोषणा करते हैं, लेकिन लगातार लोग मारे जा रहे हैं, उसकी कैसे जवाबदेही तय होगी? जवाबदेही तो एक, जिसे कहते हैं, एक टाइम फ्रेम के अंदर जांच होगी, उसी से तय हो सकती है। और जवाबदेही ये नहीं, यही जो मुकुंद कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, पहले जब होता था, सरकारी एयरलाइन होती थी, तब सब सरकार के पीछे पड़ जाते, तो सरकार के पीछे पर भी प्रेशर रहता था। अब आपने निजीकरण कर दिया है, निजीकरण में टाटा ने मुआवजा घोषित कर दिया है। कहाँ किस कदम पे क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, ग्राउंड हैंडलिंग में हुई, तकनीकी हुई। एयर इंडिया की लगातार, जैसे आप देख रहे हैं, खबरों में भी पढ़ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, कई बार उनका टॉयलेट ब्लॉक हो जा रही है। ये प्राइवेटाइजेशन, जिसे कहा गया था कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो हर मर्ज की दवा है, तो टॉयलेट ब्लॉक हो गया, फ्लाइट वापस आ गई, कभी कुछ ब्लॉक हो रहा है। एक यात्री ने शायद ये भी बोला है कि उन्होंने ये मई में यही फ्लाइट ली थी, लेकिन वो उसमें कुछ तकनीकली यही नंबर बताया उन्होंने। अब इसकी पुष्टि उन्होंने की है, करने को तैयार है कि इसी में ही प्रॉब्लम हुई थी और उन लोगों को 5 सितारा होटल में बिठाया गया, उसके बाद दोबारा से। तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इसमें, मतलब जो भी है, प्राइवेटाइजेशन जो आप कह रहे हैं कि हाँ। हर मर्ज की दवा, जिसे बताया गया कि और सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें कोताही बरती जा रही है, उसमें लापरवाही बरती जा रही है। नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जांच, जब तक आप सही जांच नहीं करेंगे, आगे के लिए ये इनको आप कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, आगे से कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, जब तक सही चीजों पे प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो प्रश्न तो उठाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने भी निजीकरण की बात की, अदिति ने भी निजीकरण की बात की मुकुंद, लेकिन निजीकरण जिसे कहा गया कि सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन रेल तो सरकार के पास है अभी तक। हालांकि उसके भी निजीकरण की पूरी तैयारियां हैं कि हम ये ट्रेन दे दें, ये ट्रेन दे दें, इसमें सुविधा हो जाए। केटरिंग का काफ़ी हद तक प्राइवेटाइजेशन और लेकिन वहाँ भी दुर्घटनाएं हो रही हैं और जिम्मेदारियां तय नहीं हो रही हैं। सरकार ये कह के बच जाती है कि दुर्घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं, ट्रेन हादसे हुए, अब विमान हादसा हुआ। तो सरकार प्लस प्राइवेट जो पूरा सेक्टर बनाया है, इसका इस तरह से जो मॉडल बनाया है, आप देख रहे हैं कि किस तरह की खामियां हैं और क्यों नहीं जिम्मेदारी लेने से क्यों कतराती हैं सरकारें। हर बात का एक ही, जो मुझे याद है राजनाथ सिंह ने ही एक बार कहा था, ये पिछली सरकारें नहीं, सरकारों में, मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ना इस्तीफे ना होने का कारण ही होता है जो किसी भी तरह की जिम्मेदारी, मंत्री की भी जिम्मेदारी नहीं है। जो इतना बड़ा हादसा हुआ, मंत्री वहाँ जाते हैं, वीडियो रिलीज करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद उनको इस्तीफे की जो हमें याद है जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने ली थी जब वो रेल मंत्री थे। कर्नाटका स्टैम्पीड में अभी इन्होंने, भाजपा ने खुद डिमांड सवाल उठाए, और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, वो मंत्री भले इस्तीफा नहीं दे, पुलिस कमिश्नर से लेकर कई ब्यूरोक्रेटों का उन्होंने तबादला, इस्तीफे या उन पर कार्रवाई करने दिखाते। लेकिन जब इतने जो कुंभ का हादसा हुआ,
हमें नहीं पता जानकारी मिली कि किस अधिकारी पर किसी की जिम्मेदारी तय हुई, किसी का इस्तीफा हुआ। या इससे पहले रेल हादसा जब उड़ीसा में बालासोर में जी, रेल वो मंत्री बहुत बड़ा भयंकर हादसा, तो उसमें भी रेल मंत्री ने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी बात, कार्रवाई ना होना एक चीज, दूसरी चीज है जिन हादसों की जांच में निकल करके आया, अब हो सकता है इंक्वायरी रिपोर्ट आई हो, सरकार को पता चला हो, सरकार कार्रवाई करे भी, लेकिन कर भी रही होगी, किया भी होगी, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आता। उससे क्या होता है, एक तरह का जनता में विश्वास भी नहीं आता, और जो गिल्टी है, जो कर सकता है कोई, उसके लिए वो नजीर भी नहीं बन पाता। तो इसलिए जरूरी है, जो अदिति बार बार कह रही है, समयबद्ध तरीके से जांच हो और जिम्मेदारी तय की जाए। और इसमें भी लगातार बीच में जैसे इस और जांच रिपोर्ट पब्लिक हो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, जो होनी चाहिए। पहले दिखता था, बॉम्बे हादसा, बॉम्बे ब्लास्ट में हुआ था, या जो कसाब वाले जिसमें पकड़े गए, उसमें मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ। अभी हम जब देख रहे हैं, जो अभी जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुआ था, उसके बाद अभी तक उसमें से कोई आतंकवादी पकड़ा नहीं है। कितने इस तरह कितने भी हादसे हो रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं बात उठाई मुकुंद ने पहलगांव अटैक की, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें भले ही हमने कोई कार्रवाई कर दी, लेकिन कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई, ये कहाँ चूक हुई थी। असल सवाल तो वही है ना कि कैसे आतंकवादी आए। और मैं जब बता रहा था आपसे पहले भी, मैंने इंटरव्यू में भी कहा कि हादसे दर हादसे हम गिन रहे हैं, मौतें गिन रहे हैं। अभी अगर मैं 2025 के हादसे एक लाइन में आपको बताऊं तो 12 जून का ये अहमदाबाद विमान हादसा हो ही गया। 9 जून को मुंबई में एक हादसा हुआ था, आपको याद है, 2 ट्रेनें एक दूसरे नहीं टकरा गई, नहीं लोग जा रहे थे और लोग वो जो दरवाजे पे टंगे हुए थे, ये व्यवस्था है, वो लोग गिर गए आपस में टकरा के, और उनमें से 4 या 5 लोगों की मौत हुई। आरसीबी का हादसा बेंगलुरु में हुआ ही, उसमें तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन बीजेपी का ये टेक रहा, बीजेपी की ये मांग रही कि सरकार जवाब दे है। तो जब कर्नाटक में सरकार जवाब दे है, तो फिर दिल्ली में या अहमदाबाद में, गुजरात में क्यों नहीं सरकार जवाबदेह होती। 15 फरवरी आपको याद होगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई, उसमें करीब 18 मौतें हुई थी, लेकिन उसकी भी आज तक कोई हमें ना जांच क्या हुई, क्या रिपोर्ट आई, किस पर कार्रवाई हुई, कुछ नहीं पता चला। इससे पहले एक बड़ा हादसा हुआ ही था 29 जनवरी को, मौनी अमावस्या पर, जो प्रयागराज में कुंभ था यूपी में, उसमें कितनी बड़ी भगदड़ मची। हमें तो ये भी नहीं पूरा पता चल पाया सरकारी तौर पर कि भगदड़ कितनी हुई, 3 थी, 4 थी, 1 थी, 2 थी। सरकार ने 37 का आंकड़ा दिया, पहले 30 और फिर 7 और 37 का आंकड़ा। लेकिन अभी आप देखेंगे बीबीसी ने एक पड़ताल की है, ज़मीनी पड़ताल, और करीब 82 मौतों की उसने गिनती की है। तो इस तरह के आंकड़े छिपाए जाए, जब हादसे की हकीकत नहीं बताई जा रही है, हादसे के कारण नहीं बताए जा रहे हैं, तो फिर उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी, उस पर पर्दा डालने की कोशिश हमेशा होती है। और बालासोर का जैसे इन्होंने जिक्र किया, वो 2023 का था, जब ट्रेनें भिड़ गई थी आपस में, तो कितना बड़ा हादसा हुआ था। तो ये लगातार ये हादसे हैं, हम मौतें गिन रहे हैं, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो रही। और आप उन परिवारों का सोचिए जिन्होंने पूरे किसी का पिता चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी कोई अपने पति के पास जा रहे थे लंदन, कोई पत्नी के पास जा रहे थे, कोई पूरा परिवार जा रहा था, कोई ईद पे आया हुआ था। तमाम तरह की घटनाएं जो आ रही हैं, मतलब उन वीडियो को देखना मुश्किल है, इतने वो आपको विचलित कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं। और आज जब हम बात कर रहे हैं, शुक्रवार को 13 जून को प्रधानमंत्री अहमदाबाद दौरे पे गए हैं, उनके घटनास्थल की तमाम तस्वीरें हमारे तक आ रही हैं, उस पर भी तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि किस तरह से फ़ोटोशॉप की भी बातें हैं कि भाई फ़ोटोऑप की भाई किस तरह से चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, दिखाया जा रहा है कि हम बहुत सीरियस हैं। लेकिन आपने यही देखा, जो पहलगांव की बात की थी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ना तो कश्मीर गए, ना पीड़ितों से मिलने गए जिनके परिवार वो खोए थे। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, अपने हाथ धो के बैठी हुई है। ये तो एक हमें ये उम्मीद करनी चाहिए इसकी जांच हो, समयबद्ध जांच हो। और मुझे लगता है क्योंकि इसमें दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं, तो ये जांच होगी ठीक ठाक और सबके सामने आएगी, इसके कारण पता लगेंगे, ताकि ऐसी घटनाएं दोहराई ना जा सकें। तो ये एक बहुत ही दुखद हादसा था। इस पर अब जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी आगे भी हम आपसे बात करेंगे अगले समय में। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। 100 दिन हुए हैं अभी बीजेपी सरकार को करीब दिल्ली में, और इन 100 दिनों में ही दिल्ली में हाहाकार मचा है। बुलडोज़र न्याय के नाम पर बुलडोज़र अन्याय, लगातार झुग्गी झोंपड़ियाँ रौंदी जा रही हैं, जबकि वादा किया गया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो इस मुद्दे पर मैं चाहूँगा पहले मुकुंद हमें अपनी टिप्पणी दें कि ये
जो बुलडोजर अन्याय है, इस पर आप क्या देख रहे हैं, सोचते हैं? मुकुल जी, ये न्याय और अन्याय का सवाल ही नहीं है। ये सीधा सीधा है, जो जब से सरकार आई है उसने पहले दिन से ही गरीब मजदूरों के खिलाफ एक तरह का युद्ध छेड़ दिया। सिर्फ झुग्गी मकान नहीं तोड़े जा रहे, लगातार रेहड़ी पटरी उजाड़े जा रही हैं। दिल्ली का ऐसा कोई इलाका, कोई विधानसभा नहीं होगी जिसे बुलडोजर ना चलाओ, बल्कि इसको प्राइड की तरह दिखाया जा रहा है। जो हर जगह, चाहे चांदनी चौक का जो कोरिया पुल पे इतना लंबा रेहड़ी पटरी लगता था, कई सालों से लगते आए हैं, उनको उजाड़ा गया है। सौंदर्यीकरण के नाम पर, जगह कब्जे के नाम पर आप इन्हीं लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। और 2 महीना पहले, 3 महीना पहले आप इन्हीं से समर्थन पे वोट ले रहे थे। इनकी मीटिंग करी है आपने लगातार, रेहड़ी पटरी से लेके झुग्गी बस्तियों में जा के। मैं आपसे पूरी डिटेल लूँगा क्योंकि आप फील्ड में रिपोर्ट करते रहे हैं लगातार। अदिति, आप ये जो पूरा बुलडोज़र चल रहा है और कह रहे हैं कि अदालत के नाम पे चल रहा है, इस पर क्या सोचती हैं? आपकी पहली टिप्पणी। मेरी पहली टिप्पणी यही है कि मुझे तो ये बहुत ही एक अमानविक, जैसा कि आपने देखा होगा कि 50 डिग्री तक के टेम्परेचर पहुंच चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो मद्रासी कैंप हो या बाकी जगहें हों, वहाँ पे जिस तरह से आप लोगों को बेघर कर रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि ऐसी जगह उन लोगों को भेजा जा रहा है जहाँ मकान दिए भी जा रहे हैं, वहाँ पे आप 9वें 10वें माले पे आप बूढ़े लोग हैं, पानी नहीं है। अब वो कैसे तो नीचे आए और कैसे तो ऊपर जाएं, बिजली नहीं है, ना लिफ्ट, मतलब कहाँ से पानी लेके ऊपर जाएंगे या कुछ करेंगे। और वहाँ ना स्कूल है ना कुछ है। तो कहने की बात ये है कि इतने गर्मी में लोगों को, ये बहुत ही अमानवीय है भाजपा का करना। और हर चीज़ का वो कोर्ट का हवाला दे देते कि ये तो कोर्ट का है, हमारा तो इससे कुछ नहीं। अरे जनता तो ने तो आपको वोट दिया ना, एक झुग्गी एक मकान आपने बोला था ना, झुग्गी की जगह मकान। तो कुछ या तो आप उनके लिए कुछ कैंप सेटअप कीजिए ना तब तक के लिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही अमानवीय है भाजपा सरकार का। मेरा भी यही मानना है कि ये केवल घर या कुछ मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं। दरअसल एक तो लोगों पर मकान ही नहीं है, जिस तरह से वो कुछ झोपड़ी डालकर किसी तरह से रह रहे हैं, ये घर ही नहीं तोड़े जा रहे, ये उनकी ज़िंदगियां उजाड़ी जा रही हैं। आप जानते हैं, एक जब कोई जहाँ रहता है, किस तरह से बता रही हैं दीदी कि जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ पानी नहीं है, ये नहीं है। बच्चों का भविष्य है, दरअसल बच्चों का स्कूल है, स्कूल नहीं है वहाँ पे, कहीं वो जाते हैं आसपास। किस तरह से आपने काम के अपने ठिकाने ढूंढ रखे हैं। कोई सब मजदूर हैं, सब लेबर हैं, सब लोग स्त्री पुरुष सब लोग काम करते हैं। कोई घरों में काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कोई साइट पे जाके काम कर रहे हैं। आपने उन सबको रौंद दिया, अब वो बिल्कुल सड़क पर हैं इस चिलचिलाती गर्मी में। मतलब आप अपने घरों में एसी में नहीं बैठ पा रहे हैं, अब वो लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे इस जलती गर्मी में वो लोग जी रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये तो बीजेपी का है, लेकिन ये लगातार एक सिलसिला चल रहा है। कभी ठिठुरती सर्दी में बेघर किया जा रहा है, कभी गर्मी में, एक तमाम तरह के सिलसिले चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत से लोग बुलडोज़र जस्टिस कहते हूँ, लेकिन मेरे लिए बुलडोज़र अनजस्टिस है, ये अन्याय है। तो मुकुंद, मैं आपसे बात करूं क्योंकि मैंने जैसे बताया दर्शकों को कि मुकुंद फील्ड में रिपोर्ट करते रहे हैं, कई उन जगह गए हैं जहां ये बस्तियां उजाड़ी गई हैं। तो एक तो थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरह की मुहिम ये चल रही है और अभी तक कितनी बस्तियां इन 100 दिन में या इस 2025 में एक सिलसिले से उजाड़ी जा रही हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी नंबर आने वाला है बाटला हाउस शाहीन बाग का, वो कोर्ट में मामला है, अभी कुछ दिन रोक लगी है, लेकिन उसका भी जल्दी नंबर आने वाला। तो ये कितनी बस्तियां, मद्रासी कैंप का जिक्र जैसे किया, तो मैं अगर गिनूं तो कितनी बस्तियां उजड़ गई, कितने मकान उजाड़ दिए गए? मकान तो हजारों की संख्या में उजाड़े जा रहे हैं। और दिक्कत क्या है ना, जो बाटला हाउस का जिक्र किया, आपको टीवी और जामिया नगर का जब बुलडोजर चलेगा देखना, आपको टीवी दिखाएगा, लाइव कवरेज होगी वहाँ से, और दिखाया जाएगा मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर चलाया जा रहा है, और उसका उत्सव भी मनाया जाएगा राइट विंग के हिसाब से। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कहाँ कहाँ चलाए गए। वजीरपुर में जी, ये नॉर्थ ईस्ट में सीलमपुर के आसपास जो चलाया गया, शास्त्री पार्क के आसपास चलाया गया, ये फिर मद्रासी कैंप जंगपुरा, भूमिहीन कैंप कालका जी, है ना। इसके और इससे पहले अगर देखेंगे तो ये जहाँ पे रमेश बिदुड़ी के घर है, G20 के नाम पर जो तोड़े गए थे 12,000 मकान, किला है कोई वहाँ पर, एक किले के पास, इस तरीके देखेंगे बीजेपी ने लगातार। और जो कोर्ट का बहाना ले जाता है, तो कोर्ट के अंदर एक तो वो लोग जाते हैं जिनके झुग्गी तोड़ी जा रही है, पार्टी बना के जाते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, उनके खिलाफ लड़ता कौन है? दिल्ली गवर्नमेंट का काउंसिल खड़ा होता है ना। अगर दिल्ली सरकार चाहती है उन झुग्गियों को बचाना तो उसको वहाँ डिफेंड करना चाहिए। उसका काउंसिल वहाँ बोल रहा होता, आप 3 महीने का जगह 1 महीने में तोड़ने का ऑर्डर दीजिए। मैं ये जो जहाँ तक मद्रासी कैंप वाला ही है, जब मद्रासी कैंप, क्योंकि यहाँ 40-50 साल से लोग रह रहे हैं, ये कोई और नोटिफाई झुग्गी है,
इसको आपको तोड़ना तो पुनर्वास करना ही होगा, लीगल आपकी गारंटी है। उसमें भी इन्होंने सर्वे करके बहुत सारे लोगों को उससे बाहर कर दिया था। 450 झुग्गियाँ थी, उसमें से 200-250 लोगों को झुग्गी देने, मकान देने का या फ्लैट देने का बात करें, वो भी नरेला में। तो उसमें जब ये लोग गए कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में गए, तो दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट का काउंसिल था, तो यहाँ पर लेफ्ट पार्टी का इंटरवेंशन था, सीपीएम का, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिल के आए, उनको बकायदा वहाँ की इम्पैक्ट रिपोर्ट, क्या हुआ है, क्यों नाला ब्लॉक हो रहा है, उसकी सारी रिपोर्ट दी और कहा अपने वकील से गई कोर्ट में इस पक्ष को रखे। लेकिन क्या हुआ, कोर्ट में सरकार ने वही पक्ष रखा जो इनकी वजह से नाला ब्लॉक हो रहा, सफाई नहीं हो पा रही, इनको हटाना बेहद जरूरी है, बरसात से पहले नहीं हटाएगा तो फिर से दिल्ली में जलजला और बाढ़ आ जाएगा, ऐसी चीज़ें बताई गई और उनकी झुग्गी तोड़ दी गई। तो ये जो है सरकार बार बार कोर्ट की आड़ में कर रही, जाहिर सी बात है आपको मकान तोड़ना है, कोर्ट का ऑर्डर लाना ही पड़ेगा और कोर्ट के ही ऑर्डर को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके आप, इसी सुप्रीम कोर्ट का ही तो ऑर्डर है जिसमें अजय माकन पार्टी है, जिसमें साफ कहा गया था, ये वजीरपुर के आसपास का ही था, जब तक पुनर्वास नहीं होगा रेलवे कोई मकान नहीं तोड़ सकता, पुनर्वास उसकी गारंटी है। लेकिन उसके बाद कहाँ पुनर्वास दे रहे हैं अब? तो जैसे मुकुंद ने, मैं आपसे ही पूछने जा रहा हूँ अदिति, कि जैसे मुकुंद ने बात कही बहुत अच्छी कि है तो कोर्ट का बहाना, पर कोर्ट में लड़ कौन रहा है इन झुग्गियों वालों के खिलाफ कि भाई इनकी जल्दी से जल्दी हमें झुग्गियाँ गिरानी है। वो स्टेट ही लड़ रहा है, वो सरकार ही लड़ रही है, दिल्ली सरकार। वो वहाँ वक्त भी मांग सकती है, वो उनके पुनर्वास के लिए भी कह सकते हैं कि हमें इन सबको करना है तो आप और समय दीजिए, लेकिन वो इस मामले में और जल्दबाजी करती है। तो ये जो बिना पुनर्वास, बिना विस्थापन के हो रहा है, इसे किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, यही तो मैं बोल रही हूँ कि बिना पुनर्वास, बिना विस्थापन के लोगों को ये करना, मैं ये कह रही हूँ कि ये दिल्ली सरकार जो है वो जनता को रिप्रेजेंट कर रही है कोर्ट में भी। तो मैं ये कह रही हूँ अगर ये इलीगल थे, आप 30 साल से इनसे बिजली का ले रहे हैं, आप इनसे सारा हाउस टैक्स, वॉटेवर टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ ही ले रहे हैं, पानी का ले रहे हैं, तो क्या आप वापस करेंगे वो जो आप ले चुके हैं अभी तक? मतलब वो सब अपने कागज दिखा रहे हैं, सब अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो अप्रूव हुए होंगे ना, तभी ना उनको कनेक्शन मिला होगा। तो फिर सिर्फ इनके ऊपर प्रहार ही क्यों, मैं ये कह रही हूँ। अदिति, वाटर और बिजली का तो छोड़ दीजिए, आपने इनसे वोट लिया है जी। हाँ। अगर झुग्गी बस्ती वालों के वोट माइनस कर दो आप विधायक कौन जीत रहा है बिल्कुल पुराने अगर आप खबरें वीडियो निकाल के देख लें, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा की है जहां झुग्गी वहीं मकान। अब ये देखिए कि जहां झुग्गी है वहां मकान तो क्या, वो पक्का मकान तो क्या, उनके वो कच्चे मकान भी तोड़ दिए गए हैं, उन्हें इस चिलचिलाती गर्मी में दर बदर कर दिया गया है। और ये पूरा, मैं एक बुलडोज़र की जो बात कर रहा था उसमें आखिरी कमेंट में दे दूं कि यूपी में आप बुलडोज़र देख रहे हैं वो किस तरह का अन्याय कर रहा है। जैसी जरा सी कहीं सूचना मिलती है, अपराध का कोई आरोप लगता है, ख़ासतौर से अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुसलमानों पर, तुरंत बुलडोज़र दौड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइन के बावजूद उसके विपरीत मकान, दुकान सब ध्वस्त। दिल्ली में आप इस तरह से देख रहे हैं बुलडोज़र, और भी जगह तमाम हमने देखी, जितनी भी आपने विकास के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर जितनी भी नई योजनाएं आप लेकर आए, उसमें आपने गरीबों को दरबदर कर दिया। कोई पुनर्वास नहीं, कोई विस्थापन नहीं, और पुनर्वास के नाम पर भी क्या, जैसे बता रहे हैं मुकुंद भी कि उन्हें नरेला भेजा जा रहा है या कहीं, जहाँ मतलब जहाँ उनके काम का ठिकाना है वहाँ से अलग कर दिया गया। वो नरेला से कैसे दिल्ली में भीतर काम करने आए, कैसे वहाँ अपना जीवन यापन करें, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। ये 5% है जिनको नरेला भी दे रहे हैं, वो भी 5% ही है, वो भी 5%। उनको सबको नहीं मिल रहा वो। और अतिक्रमण पे मैं ये बता दूं आपको कि आप यहाँ के डीडीए फ्लैट देख लीजिए, जीके 2 देख लीजिए, जो अमीरों की कॉलोनी में कितना अतिक्रमण हुआ है, अगर कोई उसकी मैपिंग करके दिल्ली सरकार बताए तो वो कुछ भी नहीं है इसके। सैनिक फॉर्म देख लीजिए, इतना ज्यादा अतिक्रमण हुआ है। जितने भी सरकारी बंगले हैं, सब के बंगले जो सिक्योरिटी के जो गार्ड होते हैं, सबने फुटपाथ बनाए हुए हैं। सरकारी बंगलों की हालत है। और अतिक्रमण के नाम पे इन्होंने हर गली मोहल्ले में रेडी पटरी वालों को उजाड़ना शुरू किया है। और वो गरीबों, सिर्फ वो रेडी पटरी वाले का नहीं उजड़ रहा, जो गरीब आदमी वहां से खरीदता है, आने वाले समय उसके लिए भी चुनौती होने वाली है। मतलब ग्राहक के लिए भी रेहड़ी पटरी, पहले तो आप रोजगार नहीं दे रहे, जो कुछ रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं उन्हें उजाड़ दे रहे हैं। और ये सब भारतीय नागरिक हैं, आप ये याद रखिए, ये कोई विदेशी नागरिक नहीं है, कोई अवैध घुसपैठी नहीं है, सब भारतीय नागरिक। चुनाव के पहले देखिएगा, फिर अशोक बिहार में जिन्होंने कुछ लोगों को मकान दिए थे, नरेंद्र मोदी खुद गए थे चुनाव से पहले, ये फिर करेंगे ड्रामा, कुछ लोगों को फिर मकान दिए जाएंगे। लेकिन अब जाके देखिए, वहां से कई रिपोर्ट्स आई हैं जो उन मकानों की हालत क्या है। 14 मंजिल, 9 मंजिल, 10 मंजिल के अपने मकान दे दिए, पानी कनेक्शन है नहीं। बुजुर्ग लोग हैं, लिफ्ट आपने चालू नहीं करी है, लिफ्ट है नहीं वहां पर। अब टैंकर से पानी भर के 50-50 लीटर के ड्रम लोग 9-9 मंजिल चढ़ा रहे हैं, आप ऐसे मकान दे रहे हैं।
तो दोस्तों देखिए कि 11 साल हो गए मोदी सरकार को और दिल्ली में अब नई सरकार आई है। बिल्कुल बड़ा ये कहा गया कि डबल इंजन, और अब तो ट्रिपल, या मतलब नगर निगम भी उनके पास है, चार इंजन है, चार इंजन भारतीय नागरिकों को सड़क पर धकेल रहे हैं। खैर बढ़ते हैं, क्योंकि ये सवाल हैं, ये कोई जवाब देता नहीं है, मिलते ही नहीं है। प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, और उनके नीचे भी सारे मुख्यमंत्री भी यही सब सीख गए हैं, कोई जवाब नहीं देता है। हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे की तरफ। सोनम रघुवंशी, एक हत्याकांड होता है, क्राइम है ये वाकई, अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सोनम के बहाने पूरे महिला वर्ग को ब्लैक पेंट करना, उनका चरित्र हनन करना, एक पूरा एक इस तरह का माहौल बना देना कि जैसे एक खलनायिका, एक विलेन के तौर पर महिलाओं को रखना, ये कहाँ तक उचित है, ये क्या है। और इसमें जो गोदी मीडिया का टीआरपी का खेल है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही गंदा खेल है जो हम लगातार देख रहे हैं। तो अदिति, एक महिला होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सोनम के बहाने क्या कुछ चल रहा है, इसे आप किस तरह देख रही हैं? ये मुकुल जी, ये काफ़ी अरसे से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, और ये मतलब जिसे कहते हैं ना, क्राइम तो क्राइम है ना, अपराध तो अपराध है। अब वो जांच एजेंसियां उसका करेंगी, लेकिन ये जो इस तरह से महिलाओं का चरित्र हनन करना, जैसे गिद्ध बैठे हैं स्टूडियोज के अंदर भी, गिद्ध बैठे हैं बाहर भी, गिद्ध बैठे हैं जो दक्षिणपंथी कुछ सोशल मीडिया पे गिद्ध बैठे हैं, वो इस तरह से चरित्र हनन कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि मुझे लगता है इसमें अदालतों को इंटरवीन करना चाहिए कि आप बस कीजिए, इसके बाद और ये सब नहीं कीजिए। और दूसरी बात ये है कि पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में भी अनाप शनाप लिखना शुरू कर दिया, और कोई कुछ नहीं कह रहा है, ना अथॉरिटीज़ की तरफ से ना अदालतों की तरफ से। तो ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है हमारे देश में। मुकुंद, आप कैसे देख रहे हैं पूरा एक महिला वर्ग को जिस तरह चिन्हित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है? ये तो ऐसा है जो हमारे देश में हत्याएं और इस तरह से लगातार घटना हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं, लेकिन आप इसके बहाने अब सारे पाप धोने की कोशिश कर रहा समाज, जो कुकर्म दहेज प्रथा के नाम पे करता है, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे करता है, उसको एक महिला के निशाना बना के सब धोने की कोशिश हो रही है। और टीवी स्टूडियो में बैठ के खुलेआम हो रहा है, दोनों पीड़ित परिवारों की माताओं को, परिजनों को बिठा के आपस में डिबेट कराना, वो दिखा रहा है। टीवी इसको देख रहा है एक मौके के तौर पर, और इसको लगातार प्रचारित किया जा रहा है, जिससे महिलाओं के खिलाफ ही एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। हाँ, तो महिलाओं के खिलाफ एक अगर वो पढ़ी लिखी हो या कुछ हो, शुरू से ही एक बनाया जाता है। मेरा भी इसमें यही मानना है कि ये जो पूरी एक सोच जो समाज में फैलाई जा रही है, वो तो एक उसी चीज़ को बढ़ावा दे रही है जो पितृसत्तात्मक सोच है, पुरुषवादी सोच है, जिसमें महिलाओं को एक विलेन के तौर पर दिखाया जाता है, चुटकुलों से लेके और इस तरह के क्राइम तक। दूसरा, गोदी मीडिया जो है उसका एक टीआरपी का खेल होता है, मीडिया ट्रायल होता है। आप देखें, रिया चक्रवर्ती से आप अगर शुरू करें, बहुत दूर ना जाकर, आप लगातार यहाँ तक देखेंगे जो भी कहीं महिलाओं का इस तरह से चीज़ें मिलेंगी, उस पर इस तरह से खेल खेला जाता है, इस तरह से गंदा खेल खेला जाता है कि तौबा तौबा उसमें होती है। और वही जो मुकुंद ने कहा कि जो घरेलू हिंसा हो रही है, उन सबको इग्नोर कर दिया जाता है। तो अदिति, मैं इस पर चर्चा शुरू करूँ आपसे ही, थोड़ा सा और डिटेल में लूँ कि सोनम, जैसे मैंने रिया चक्रवर्ती का जिक्र किया, वो तो अब निर्दोषी साबित हुई, उसमें तो कुछ आया भी नहीं। जो उन पर जिस तरह से हमने देखा था कि किस तरह से झपट्टा मारा था, अटैक किया था मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, ये खलनायिका बनाकर किस तरह से पुरुष पितृसत्ता, ये किस तरह से चीज़ें वापस वहीं लेकर आना चाहती है अपनी मुट्ठी में। बिल्कुल, मैं तो ये तो टेलीविज़न स्टूडियोज़ का तो टीआरपी, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ इसका होता है कि ना कि प्रशासन, ना जो राजनीतिक लीडरशिप है, और ना ही अदालत इस पे कुछ करते हैं कि बस अब बस करो इसका, क्योंकि ये एक क्राइम है, ये अपना एक प्रोसेस है, वो लेगी। इसमें महिलाओं का चरित्र हनन इस तरह से करना जो है वो ठीक बात नहीं है, और उसको लेके अपनी टीआरपी बढ़ाना, अजीब अजीब से उसकी ज़िंदगी की डिटेल्स लेके चलाना, ऐसा। और ये खासकर महिलाओं का देखा है, और आपने देखा होगा वो आफ्ताब के केस में हुआ है। उसके बाद हम कितने ही किस्से सुन चुके हैं जहाँ पे टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में किसी आदमी ने किया है, उसमें क्यों नहीं ये लोग स्टूडियो में बिठा के पूरी डिबेट करते? जो आप कह रहे हैं पितृसत्ता वाला पूरा वही है, जो कि ये एक दक्षिणपंथी जो मनुवादी सोच में भी बिल्कुल फिट बैठता है। तो यही एक चीज़ है जो हमारे बहुत ही एक खतरनाक ट्रेंड। तो वही है कि उनके उसमें वो फिट बैठता है और उन्हें उससे टीआरपी मिल रही है, और उसी चीज़ को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। सरकारें या कोई कुछ करता क्यों नहीं, अदालतें रोकती क्यों नहीं है?
एक तो हर जगह इस तरह के मानसिकता के लोग अधिकतर बैठे हुए हैं। जो उल्टा है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उल्टा नॉर्थ ईस्ट को लेके बोलते हैं, जो वहाँ गई, जाने की जरूरत क्या थी। तो प्रधानमंत्री ने गणेश की मूर्ति को मतलब लेके इस तरह के मीम आ रहे हैं, मीम कोई आ कह रहे रहा है अभी हनीमून की जरूरत क्या है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहुत ही मतलब कोई कह रहा है कि शादी से पहले अब पता लगाना होगा। मतलब आपने देखा, जो पहले भी हमने बात की कि शादी के बाद या घरेलू हिंसा में किस तरह की घटनाएं हैं। मैं अगर आपको बहुत ज़्यादा ना जाते हुए, क्योंकि कुछ तथ्य आपको बता दूं, घरेलू हिंसा तो जी। हमारे देश में सबसे ज्यादा, मतलब महिलाओं के ऊपर तो सबसे ज्यादा, जी। वो तो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। 2020-2022 एनसीआरबी डाटा, जो सरकारी डाटा होता है, ये महिलाओं की जो बलात्कार, छेड़छाड़, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार वृद्धि हो रही है। ये हर साल के आंकड़े अगर आप उठाकर देखें तो आपको हजारों में केस मिल रहे हैं। और उसमें हत्या व घरेलू हिंसा, पति या परिवार द्वारा अत्याचार की घटनाएं सबसे टॉप पर हैं। तो ये वाली बात है। और मैं एक इसमें और चीज़ जोड़ दूं आखिर में, कि ये केवल इस तरह की खलनाई का ढूंढकर या इस तरह का क्राइम सीन में ही महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे, ये शहीद की पत्नी हिमांशी नरवाल का भी अपमान करते हैं। ये हमारी हीरो कर्नल सोफिया कुरैशी का भी अपमान करते हैं। जहाँ जैसा मौका मिल रहा है, लगातार महिलाओं पे कीचड़ उछालना, किसी न किसी बहाने उन्हें अपमानित करना, फिर वही है कि आपकी वही पितृसत्तात्मक सोच, वो मीडिया से लेकर समाज तक, और वो मीडिया उन्हें तरह तरह की कहानियां देता है। क्योंकि आपने ये एग्जाम्पल्स दिए, मुझे ये इसमें ये कहना जरूरी है कि देखिए, क्राइम एक अगर बहुत ही घृणित क्राइम है, वो क्राइम अपनी जगह है जी हाँ, ये बाकी महिलाओं को जी क्राइम है। बाकी और क्राइम में एक पत्रकारों को सिखाया जाता है कि वो लिखें कि ये कथित, और ये आरोप है, अभी अदालत में साबित नहीं हुआ। साबित हुआ हो ना भी हुआ, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो महिलाएं हैं, सोफिया कुरैशी हुई या नरवाल हुई, वो तो किसी तरह से, मतलब किसी क्राइम से भी जुड़ी हाँ, वो तो हमारी हीरो है, वो तो अपराध इनके ऊपर आरोप है उस पे। बट सवाल ये है कि मानसिकता ऐसी कि महिला है, कह रहा हूं, तो बस इसको अगर कोई क्राइम मिल जाए तो वाह वाह बल्ले बल्ले मीडिया का, वो उसके पीछे पीछे वो भी वैन लेकर भागते हैं। और एक एक मिनट की कहानियां आ रही हैं। इतनी शायद अब ये जो विमान हादसा हुआ इसकी भी कहानी नहीं आएंगी, पहलगांव की ये कहानी नहीं आई। आपने कोई देखी कि कहाँ इंटेलिजेंस चूक हुआ, कैसे सुरक्षा कर्मियों का चूक हुआ, क्यों नहीं थी सुरक्षा, कोई कहानी नहीं आई। और वो कि वो कहाँ बैठी, वो कैसे गई, उसने कैसे सुपारी दी, उसने कैसे फ़ोन किया, उसने कैसे पति को वहाँ ले गई, कैसे ये किया, कैसे, मतलब ये समझिए ये हाल है। कई थ्योरी तो फेल हो गई, उन्होंने शुरुआत में कई थ्योरी थी फेल हो गई। लेकिन एक चीज़ है ना, इसको हमारी बातचीत में कोई लोग ऐसे चलाने कुछ देंगे, हम उसको डिफेंड करें। नहीं डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहे। डिफेंड करने की बात नहीं है, उसको बात ये है, क्राइम है, जैसे अदिति ने क्राइम है, सोनम ने क्राइम किया है तो उसे उसकी सजा मिलेगी। लेकिन सोनम के बहाने महिलाओं का चरित्र हनन ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये मतलब टीवी टीआरपी वाला जो इसी में जुड़ा हुआ है, देख लीजिए क्या कर रहे हो। और उत्तर पूर्व की भी छवि नॉर्थ ईस्ट की आप छवि, जहां जरा सा मौका मिलता है आप उसकी छवि खराब करने लगते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की बात में आज इतना ही। एक बार फिर विमान हादसा बहुत दुखद हादसा था, हम सब लोग आहत हैं, पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हैं और पूछे जाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना दोहराई जा सकें। आपका शुक्रिया, धन्यवाद।